इस देश में आईएएस ऑफिसर का मतलब क्या होता है, ये हम बचपन से देखते आ रहे हैं। लाल बत्ती, बड़ा बंगला, फाइल के पीछे बैठा हुआ एक आदमी जिसका असली काम फाइल आगे बढ़ाना नहीं बल्कि फाइल को रोकना होता है। और अगर कभी इस जमात का नाम अखबार में आ भी जाए तो ज्यादातर एक ही कारण से आता है। करप्शन, आईएएस का करप्शन कहां से स्टार्ट होता है? फर्स्ट डे ऑफ द सिलेक्शन, फर्स्ट डे ऑफ द रिजल्ट। हालात ये है कि कहीं फर्जी फोटोज लगाकर कलेक्टर साहिबा नेशनल अवार्ड जीत रही हैं, तो कहीं एथिक्स पर किताब लिखने वाले आईएएस साहब करोड़ों के घोटाले में फंस रहे हैं। किसी साहब को कुत्ता टहलाने के लिए पूरा स्टेडियम खाली कराने के बाद फिर से बड़ी कुर्सी मिल जाती है। आईएएस बनने पर सक्सेस स्पीच में कहा जा रहा है कि मेरा ड्रीम देश के लिए अच्छा काम करना है। Say my dream has been always to do some significant thing for the country as well as our northeastern region. लेकिन वही साहब 10 लाख रुपए की घूस लेते रंगे हाथ पकड़े जा रहे हैं। पर पिछले 2 महीने से महाराष्ट्र में एक आईएएस ऑफिसर इस पूरी इमेज को उल्टा कर रहा है और उसका नाम है तुकाराम मुंडे। तुकाराम मुंडे, the man making all the headlines. 21 साल के करियर में 25 बार ट्रांसफर। आज इनकी क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। लोग इन्हें असली का सिंघम बुला रहे हैं। और खुलेआम मांग ये हो रही है कि इन्हें उठाकर सीधे देश का फूड रेगुलेटर फसाई का हेड बना दिया जाए। पर असली बात सोशल मीडिया पर नहीं, जमीन पर हो रही है। आज मुंबई से लेकर नागपुर तक रेस्टोरेंट्स अपनी रसोइयां खुद साफ करवा रहे हैं। स्टाफ अचानक से ग्लव्स और हेड कैप पहनने लगे हैं और बड़े बड़े होटल्स अपने ही कर्मचारियों की मेडिकल फाइल्स ढूंढने में लगे हुए हैं। यानी जो काम सालों के नोटिसेस नहीं करवा पाए वो एक आदमी के डर ने मात्र 2 महीने में करवा दिया। Thousands of liters of milk are being dumped into drains because one IAS officer is taking on Maharashtra's milk mafias. और डर की वजह यह है कि इन 2 महीनों में इनकी टीम ने पूरे राज्य में 1100 से ज्यादा छापे मारे हैं। 274 जगहों पर ताला लगा दिया है और लगभग 600 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई के बहुत ही मशहूर आइसक्रीम पार्लर के रुस्तम का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया। इसी दौर में मुंबई के 5 सबसे बड़े क्लब्स के लाइसेंस चले गए हैं। 110 यानी 110 साल पुरानी पारसी डेयरी फार्म बंद हो चुकी है और चर्च गेट का 73 साल पुराना 73 ईयर ओल्ड के रुस्तम भी अब बंद हो चुका है। फिर पिछले हफ्ते बॉम्बे हाई कोर्ट में एक सुनवाई हुई और वहां पर पूछ लिया गया कि आप सिर्फ प्राइवेट रेस्टोरेंट्स पर ही हाथ क्यों डालते हो, कभी हाई कोर्ट की अपनी कैंटीन देखी है आपने? अगले ही दिन उनकी टीम हाई कोर्ट के अंदर घुस जाती है और वहां की एक कैंटीन पर ताला लगा दिया जाता है। और इसका नतीजा ये निकलता है कि महाराष्ट्र असेंबली में एक विधायक ने खड़े होकर यह आरोप लगा दिया कि इस आदमी का ट्रांसफर करवाने के लिए 250 करोड़ रुपए इकट्ठे किए जा रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि आदमी है कौन और इसने आते ही ऐसा क्या कर दिया? इस देश का खाना इतना खराब हुआ ही क्यों और इसे इतने सालों तक किसी ने पकड़ा क्यों नहीं? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इस आदमी के 25 से ज्यादा ट्रांसफर हो चुके हैं, तो आखिर इसे हटाने के लिए 250 करोड़ का इंतजाम आखिर कर कौन रहा है? आइए इस वीडियो में ये सारी की सारी जानकारी आराम से समझते हैं। तो देखिए, ये समझने के लिए कि तुकाराम मुंडे ने कैसे फूड माफिया की नींद उड़ा दी है, हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि इस फूड माफिया ने इस देश में गंद कितना फैलाया हुआ था। पिछले हफ्ते सरकार ने संसद में जो आंकड़े रखे उनसे इस पूरी हालत का अंदाज़ा लग सकता है। 2025-26 में पूरे देश में 2,23,000 से ज़्यादा फूड सैंपल्स की जांच हुई और उनमें से 40,023 सैंपल्स फेल हो गए। यानी हर 5 में से लगभग 1 सैंपल तय स्टैंडर्ड पर खड़ा ही नहीं उतर रहा था। और ये कोई 1 साल की बात नहीं है, क्योंकि पिछले 5 साल से लगातार ये ही हालत बनी हुई है। पर इसके बाद सजा मिलती किसे है वो देखिए, 40,000 फेल सैंपल्स और पूरे साल में सिर्फ
1918 लोगों को क्रिमिनल सजा हुई। और अगर हम पिछले 5 सालों की बात करें तो पिछले 5 सालों में 1,85,000 से ज़्यादा मामलों में मिलावट साबित हुई, जिनमें से 75% मामले सिर्फ जुर्माना भरकर वहीं के वहीं खत्म हो गए और सज़ा वो तो सिर्फ 3.3% मामलों में हुई। मतलब एक तो हमारे यहाँ मिलावट पकड़ी ही नहीं जाती और अगर पकड़ी भी जाए तो उस पर कोई एक्शन नहीं होता। अब आप देखो, खुद ही सोच रहे होगे कि ठीक है यार, थोड़ी बहुत मिलावट तो हर जगह होती ही है, इससे कितना ही फर्क पड़ जाएगा। तो FSSAI का अपना सबसे बड़ा सर्वे, ये जो सर्वे हुआ था ये पूरे देश के दूध पर हुआ था। इसमें से 1103 शहरों में से 6,432 सैंपल्स उठाए गए और इनमें से 7% सैंपल्स पीने लायक थे ही नहीं। और यहाँ पर असली दिक्कत मिलावट की नहीं थी, मिलावट तो थी पर मिलावट से भी ज़्यादा यहाँ पर गंदगी निकली, क्योंकि लगभग 6% सैंपल्स में एफ्लेटॉक्सिन M1 इस नाम की चीज़ तय हद से ज़्यादा मिली, जो एक जाना माना कैंसर पैदा करने वाला पार्टिकल होता है। इसके अलावा कुछ सैंपल्स में एंटीबायोटिक दवाइयों के अंश मिले, यानी वो दवाइयाँ जो मात्र जानवरों को दी जा सकती है। और ये सिर्फ धीरे धीरे बीमार करने वाली बात नहीं थी, क्योंकि इस देश में लोग खराब खाने से सीधे मर भी रहे हैं। 2013 में बिहार में एक स्कूल में मिड डे मील खाने से 22 बच्चों की मौत हो गई थी। 22 चिल्ड्रन वर डाइड बिकॉज ऑफ मिड डे मील, क्योंकि उस खाने में कीटनाशक मिला हुआ था। कर्नाटका के चामराजनगर में एक मंदिर के कार्यक्रम में खाना खाने से 12 लोगों की जान चली गई थी। आंध्र प्रदेश में एक अनाथालय में खाना खाने के बाद 27 बच्चे बीमार पड़ गए थे, जिनमें से 4 बच्चों की तो मौत भी हो गई थी। और इसकी वजह ये नहीं है कि इस देश में नियम नहीं है, रसोई में चूहे नहीं होने चाहिए, सब्जी पर फफूंदी नहीं होनी चाहिए, कच्चा और पक्का खाना अलग अलग रखा जाना चाहिए और खाना बनाने वाले की मेडिकल जांच होनी चाहिए। ये सारे नियम ना पहले से मौजूद हैं, पर ये सब इसलिए होता है क्योंकि इन नियमों को देखने वाला कोई आता ही नहीं है। और इसका ना सबूत CAG की उस ऑडिट रिपोर्ट में है जो 2017 में महाराष्ट्र के FDA पर आई थी, यानी उस राज्य पर जो इस देश का सबसे अमीर राज्य है। उस रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि माशेलकर कमेटी के हिसाब से इस राज्य को 413 ड्रग इंस्पेक्टर चाहिए, पर सरकार ने मंजूरी केवल 161 पदों को दी है और इनमें से भी सिर्फ 101 पद भरे हुए थे, यानी जरूरत का चौथाई स्टाफ तो अपॉइंटेड है और एक एक इंस्पेक्टर के जिम्मे औसतन 820 दुकानें और यूनिट्स की जांच आती है, जो पुणे डिवीजन में 1213 तक पहुंच जाती है। अब जब एक आदमी के ऊपर 1200 जगहों की जिम्मेदारी होगी तो जांच करने जाएगा ही नहीं, वो बस कागज पर दस्तखत करके आगे बढ़ जाएगा। और यही वजह है कि इस विभाग की सबसे बड़ी कार्यवाही भी एक दिन के तमाशे से ज्यादा कुछ नहीं होती थी। ऊपर से ये पूरा का पूरा सिस्टम कितना सड़ा हुआ है उसका अंदाजा तो आप इस बात से लगा लो कि यहाँ लाइसेंस तक पैसे देकर मिल जाते हैं। आपने देखा होगा कि हर दुकान के बाहर, हर रेस्टोरेंट के बाहर FSSAI का लाइसेंस नंबर लिखा होता है और लोग यही मानकर चलते हैं कि लाइसेंस लगा है मतलब जगह की जांच हो चुकी है, पर हकीकत ये होती है कि ये लाइसेंस पैसे देकर खरीदे जाते हैं। और ये तो भाई साहब सबसे नीचे का स्तर है, क्योंकि ऊपर का खेल तो इससे कहीं बड़ा है। मई 2024 में CBI ने फसाई के मुंबई रीजनल ऑफिस के असिस्टेंट डायरेक्टर अमोल जगताप को 1,20,000 रुपए घूस लेते हुए पकड़ा। और ये पैसे पता है कौन दे रहे थे? एक प्राइवेट टेस्टिंग लेबोरेटरी दे रही थी, यानी वो लैब जिसका काम ही खाने के सैंपल्स को जांच करना है, वो अपने बिल पास करवाने के लिए उसी विभाग को घूस दे रही थी जो उस पर नजर रख रहा था। उस लैब के डायरेक्टर, सीनियर मैनेजर और एक रिप्रेजेंटेटिव तीनों गिरफ्तार भी हुए थे। और जब CBI ने इनके घर और दफ्तर पर छापे मारे तो कुल मिलाकर लगभग 1,80,00,000 रुपीस नगद, सोने के बिस्किट और कई जमीन जायदाद के कागज बरामद भी हुए थे। बाद में फसाई को उस लैब की मान्यता रद्द करने की प्रक्रिया शुरू करनी पड़ी थी। अब आप खुद सोचिए, जब आपके खाने की जांच करने वाली लैब ही उसी विभाग को पैसे खिला रही हो तो उस जांच पर भरोसा किस बात का रह गया? तो सालों से इस देश में यही चलता आया है। कोई आता है, रसोई में झांकता है, कमी निकालता है, जुर्माने का डर दिखाता है, कुछ पैसे लेता है और चला जाता है और मामला वहीं के वहीं रफा दफा भी हो जाता है। और यही समय बदला जब 25 मई 2026 को
इस सिस्टम में तुकाराम मुंडे की एंट्री होती है। तुकाराम मुंडे का जन्म 1975 में महाराष्ट्र के बीड जिले में एक छोटे से गांव ताड़सोना में एक किसान परिवार में होता है। बीड वो इलाका है जो मराठवाड़ा में आता है, यानी वो हिस्सा जो हर दूसरे साल सूखे की चपेट में रहता है और वहाँ के लोग काम की तलाश में शहरों की तरफ भागते रहते हैं। तुकाराम मुंडे का बचपन आर्थिक तंगी में बीता और पढ़ाई गांव के सरकारी जिला परिषद स्कूल में हुई और स्कूल के साथ साथ ये मात्र 8 साल की उम्र से खेत में मजदूरी भी करते थे। वहाँ बाड़ लगाना, कुआं खोदना, बुआई करना या फसल मंडी में बेचना, ये सब इन्होंने 10वीं तक खुद अपने हाथों से किया। ये एमपीएससी में ना 3 बार फेल हुए, फिर चौथी बार 2001 में जाकर पास हो पाए और उसके बाद 2004 में यूपीएससी परीक्षा में इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 20 हासिल की, 20 और फिर ये 2005 बैच के आईएएस ऑफिसर बनकर महाराष्ट्र काडर में आ गए। यानी जो आदमी आज इस सिस्टम को हिला रहा है वो खुद उसी जमीन से उठकर आया है जिसे ये सिस्टम आम तौर पर पीछे धकेल देता था। और असली कहानी नौकरी लगने के बाद शुरू होती है, क्योंकि 21 साल की सर्विस में इनका 25 बार ट्रांसफर हो चुका है। और अगर आप इनकी पोस्टिंग की लिस्ट को क्रम से देखोगे तो साफ दिख जाएगा कि हर ट्रांसफर के पीछे किसका हाथ था। 2005 में सोलापुर में ट्रेनिंग के दौरान ही इन्होंने एक ऐसा इल्लीगल बार बंद करवा दिया जो एक ताकतवर स्थानीय नेता का था और उसी दौरान बार्शी में 15,000 से ज्यादा अवैध कब्जे हटवा दिए गए। फिर इन्हें नांदेड़ के देगलूर में भेज दिया गया, जहां 4 महीने के अंदर इन्होंने सैकड़ों लटकी हुई शिकायतें निपटा दी और रेत माफिया पर कार्रवाई शुरू कर दी। इसका नतीजा ये निकला कि इन्हें जान से मारने की धमकियां मिलने लगी और सरकार को इन्हें अलग से पुलिस सिक्योरिटी देनी पड़ी। फिर इनका मात्र 4 महीने के अंदर अंदर ट्रांसफर हो गया और अगली पोस्टिंग मिली नागपुर जिला परिषद में सीईओ की। नागपुर में इन्होंने उन टीचर्स और डॉक्टर्स को सस्पेंड कर दिया जो सालों से तनख्वाह तो ले रहे थे पर काम पर नहीं आते थे। फिर इनका वहां से भी ट्रांसफर हो गया। उसके बाद वाशिम में गए, फिर वहां से मुंबई में केवीआईसी और फिर जालना के कलेक्टर की पोस्टिंग मिलती है इन्हें, जिनमें से एक भी पोस्टिंग 1 साल से ज्यादा नहीं चलती है। फिर 2012 में इन्हें मुंबई का सेल्स टैक्स का जॉइंट कमिश्नर बनाया जाता है और ये इनके पूरे करियर की सबसे लंबी पोस्टिंग रहती है, यानी 26 मंथ्स की। और ये जो 26 महीने उन्होंने यहाँ पर बिताए ना, तो इनके विभाग ने इस पूरे टाइम में 310 करोड़ रुपीस की वसूली की, जो इनके सालाना टारगेट से 2 गुनी से भी ज्यादा थी। फिर 2015 में इन्हें सोलापुर का कलेक्टर बना दिया गया, जो एक सूखाग्रस्त जिला है और जहां पानी टैंकर से पहुंचता था। यहां इन्होंने रेत माफिया पर ऐसा शिकंजा कसा कि सैकड़ों गांव और बस्तियां टैंकर से पूरी तरीके से आज़ाद हो गई। और इसी काम पर 2015-16 में खुद तत्कालीन सीएम फडणवीस ने उन्हें राज्य के बेस्ट कलेक्टर का अवार्ड दे दिया। फिर 2016 में इनकी पोस्टिंग नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में हुई और यहाँ चार्ज लेते ही इन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स विभाग के डेप्यूटी म्युनिसिपल कमिश्नर को गड़बड़ी के आरोप में सस्पेंड कर दिया। पूरा कॉरपोरेशन हिल गया, क्योंकि वहां अफसर सालों से एक ही कुर्सी पर जमे हुए थे और किसी का ट्रांसफर तक नहीं होता था। इसके बाद इन्होंने शहर भर में इतने अवैध धंधे बंद करवा दिए कि पूरा कॉरपोरेशन इनके खिलाफ एकजुट हो गया और जनरल बॉडी ने इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन तक पास कर दिया। और इस सब में सबसे बड़ी बात तो ये रही कि इन्हें हटाने के लिए लगभग सारी पार्टी के कॉर्पोरेटर्स एक साथ आ गए। यानी जो नेता आपस में एक कप चाय पर सहमत नहीं हो पाते, वो एक ईमानदार ऑफिसर को हटाने के लिए एक हो गए। फिर मात्र 10 महीने में ही इन्हें नासिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भेज दिया गया और वहां भी इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया। जब ये नासिक में पोस्टेड थे तो नासिक में हुआ एक किस्सा इनके पूरे तौर तरीके को मात्र एक लाइन में समझा देता है। नवरात्रि के दिन थे, ये खुद मंदिर में आरती करने गए हुए थे। आरती करके इन्होंने वहां से शॉल और नारियल स्वीकार कर ली, पर बाहर निकलते ही इनकी नज़र प्रसाद वाले स्टॉल पर पड़ी, जहां खुलेआम प्लास्टिक का इस्तेमाल हो रहा था और इन्होंने वहीं मौके पर इंस्पेक्शन चालू करवाई। फिर इस सब के बाद जब इनका नासिक से ट्रांसफर हुआ, तब इनसे पूछा गया कि आप इस पर क्या कहना चाहोगे। तो इनका जवाब ये था कि मुझे हर साल अपने बच्चे को नए स्कूल में एडमिट कराना ही पड़ता है, कौन सी नई बात है। फिर 2020 आता है और 2020 में इन्हें नागपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का कमिश्नर बना दिया जाता है, जहां इन्होंने एक ऐसी वाटर कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया जिस पर आरोप ये था कि उसे नियमों के खिलाफ फायदा पहुंचाया जा रहा था। नतीजा फिर से वही निकला, यानी टकराव हुआ,
विवाद हुआ और फिर से साइड पोस्टिंग हुई। पर इन 25 ट्रांसफर्स में से एक बात कभी नहीं हुई, और वो ये थी कि इस आदमी पर आज तक भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा, क्योंकि ये अपने हर फैसले को 3 सवालों पर परखते रहे कि कानूनी रूप से क्या ये सही है या नहीं है, या नैतिक रूप से ये सही है या नहीं है, और इस काम को करने से आम आदमी को फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ऐसा आदमी उस विभाग में पहुंच गया जहां सालों से कोई सवाल ही नहीं पूछता था, और आते ही इन्होंने पहले दिन वो कर दिया जो शायद ही किसी कमिश्नर ने आज तक किया हो। बाकी लोग जब एक्शन करते हैं तो एक दुकान पर छापा मारते हैं, थोड़ा सा सामान जब्त कर लेते हैं और काम खत्म मान लेते हैं, जबकि वो दुकान अगले हफ्ते फिर से खुल जाती है। इन्होंने दुकान नहीं पकड़ी बल्कि पूरी दूध की चेन उठा ली, यानी सिर्फ दूध बेचने वाला नहीं, उसके पीछे होलसेलर, उसके पीछे डिस्ट्रीब्यूटर, उसके पीछे ट्रांसपोर्टर, और उसके भी पीछे वो डेयरी जहां से सारा दूध निकलता है। और भाई साहब, जैसे ही ये पूरी चेन उठी, अंदर से जो निकला वो सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। इस जांच में जो निकला वो ये था कि जिसे पूरा महाराष्ट्र दूध समझकर पी रहा था, उसमें दूध एक्चुअली था ही नहीं। ये दूध किसी गाय या भैंस से आ ही नहीं रहा था, बल्कि ये तो फैक्ट्री में बनाया जा रहा था, और कुछ सैंपल्स में तो शैम्पू तक मिला हुआ था। मुंडे ने खुद इसके बारे में एक ही बात कही, ये सीधा सीधा जहर है। और एक बार जब ये चेन खुली तो फिर छापे रुके ही नहीं। 2 महीने के भीतर 1.5 लाख लीटर नकली दूध और 35 टन मिलावटी पनीर पकड़ा गया। छत्रपति संभाजी नगर की एक खाने के तेल की यूनिट से अकेले 2,93,00,000 रुपए का माल पकड़ा गया, जहां मशीनरी जंग लगी हुई थी। क्वालिटी कंट्रोल नाम की कोई चीज थी ही नहीं। इसके अलावा पीने का पानी, गुड़, चाय पत्ती, मावा, मसाले, आम पकाने वाले केमिकल्स और बैंड गुटखा, तंबाकू, सब पर एक साथ एक्शन शुरू हो गया। अकेले पहले 7 दिन में गुटखा के खिलाफ चले अभियान में 203 जगहों पर एक्शन हुआ, 86 जगहों पर ताला लगा और 102 लोग गिरफ्तार हो गए। और पहले महीने के आखिर तक सिर्फ गुटखा और पान मसाला ही 34 करोड़ 66 लाख रुपए का पकड़ा जा चुका था। फिर उन्होंने गुटखा के बड़े गिरोह पर मकोका लगाने की तैयारी शुरू कर दी, यानी वो कानून जो आमतौर पर अंडरवर्ल्ड के लोगों पर लगाया जाता है। मतलब इस आदमी ने मिलावट को कोई छोटी मोटी चीज नहीं बोला, बल्कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम माना। पतंजलि जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों पर भी गलत विज्ञापन के आरोप में एक्शन शुरू हो गए, और कुछ ब्लड बैंक्स के लाइसेंस तो सस्पेंड ही कर दिए गए। और इसी बीच इन्होंने एक बयान दिया जो इस पूरे धंधे की पोल खोल रहा था। इन्होंने इंडिया टुडे को बताया कि जब से हमने एक्शन शुरू किया है तब से दूध और पनीर की सप्लाई कम हो चुकी है। मतलब जांच सख्त होते ही बाजार से दूध और पनीर गायब होने लगा खुद ब खुद, क्योंकि जो माल कल तक धड़ल्ले से बिक रहा था वो असल में इतना असली था कि भैया एक जांच नहीं झेल पाता। पर इस आदमी को असली नाइटमेयर इसके बाद वाले कदमों ने बनाया, क्योंकि इस देश में मिलावट पर एक्शन हमेशा सबसे नीचे वाले पर होता आया है, यानी ठेले पर, छोटी छोटी दुकानों पर, गली के होटल पर, क्योंकि इनके पीछे ना वकील खड़ा होता है, ना नेता खड़ा होता है, और ना ही इनके पास ज्यादा पैसा होता है। और मुंडे ने ठीक यही नियम तोड़ दिया। 24 जुलाई से 27 जुलाई के बीच में एफडीए ने मुंबई के सबसे बड़े क्लब्स की जांच शुरू कर दी, और वहां कॉकरोच के झुंड, सब्जियों पर फफूंदी, एक्सपायर्ड माल और गंदी गंदी रसोइयां, ये सब कुछ मिला। और इसका नतीजा पता है क्या निकला? इसका नतीजा ये निकला कि 5 बड़े क्लब्स के लाइसेंस वहीं के वहीं सस्पेंड कर दिए गए, जिनमें सबसे बड़ा नाम था द क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया का, यानी वो क्लब जो 1933 में बना था, जिसके अंदर ब्रेबॉर्न स्टेडियम है और जहां शहर के सबसे बड़े लोग उठते बैठते हैं। बाकी नाम हैं MIG क्रिकेट क्लब, RK जुहू जिमखाना, अपर्णा जुहू जिमखाना और वेलिंगटन कैथोलिक जिमखाना। और मलाड वेस्ट का गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब, वो तो बिना किसी फूड लाइसेंस के ही चल रहा था, जहां तुरंत ताला लगा दिया गया। इसके साथ ही वो नाम भी गिरे जिन पर पूरा शहर सालों से आंख बंद करके भरोसा करता आया था। 1916 से चल रही पारसी डेयरी फार्म बंद हो गई। चर्च गेट का 73 साल पुराना के रुस्तम बंद हो गया। यहाँ इंस्पेक्टर्स को अंदर जिंदा चूहे, मक्खियां और एक्सपायर्ड फ्लेवरिंग एजेंट्स, ये सब कुछ मिला। और कोल्ड चेन तो भाई साहब पूरी तरीके से टूटी हुई मिली। भिंडी बाजार का शालीमार, साउथ मुंबई का 60 साल पुराना पूर्णिमा, नूर मोहम्मदी होटल और रहमानिया रेस्टोरेंट, सब के सब इसी लिस्ट में आ गए।
और नागपुर का होटल अशोका, जिसका पूरा किस्सा ही एक ग्राहक के सूप में तैरते कॉकरोच से शुरू हुआ था। जब के रुस्तम पर एक्शन हुआ तो बहस शुरू हो गई कि भाई इतने आइकॉनिक जगह उसको क्यों छेड़ रहे हो भाई। तो इसके ऊपर मुंडे का जवाब ये था कि पुराना होना लोगों की सेहत से कॉम्प्रोमाइज करने का बहाना नहीं बन सकता, बंद करना है तो करना है। और देखो यही वो चीज़ है जिसने इस पूरी इंडस्ट्री की नींद उड़ा दी, क्योंकि इस देश में बड़े नाम की सबसे बड़ी ताकत यही होती है कि उससे कोई सवाल पूछता ही नहीं है, और एक ही इंस्पेक्शन में वो पूरा भरोसा टूट गया। अब हालत ये है कि जो रेस्टोरेंट कल तक सोचते थे कि हमारा नाम तो बड़ा है, हमें कौन छुएगा, वो आज खुद अपनी रसोई साफ करवा रहे थे, अपने स्टाफ को ग्लव्स और हेड कैप पहना रहे थे। यानी अब सफाई पकड़े जाने के बाद नहीं, बल्कि पकड़े जाने के डर से पहले ही हो रही थी। और इस पूरे लाइसेंस वाले खेल को तोड़ने के लिए इन्होंने एक कंप्लेंट पोर्टल भी शुरू कर दिया, जहां कोई भी आम आदमी सीधे मिलावट, गंदगी या नकली दवा की शिकायत आराम से कर सकता था। इसमें शिकायत अपने आप लोकल इंस्पेक्टर तक पहुंच जाती थी। समय पर अगर लोकल इंस्पेक्टर एक्शन ना ले तो अपने आप ऊपर वाले लेवल तक चली जाती थी, और शिकायत करने वाला अपनी शिकायत का स्टेटस खुद ऑनलाइन देख सकता था। मतलब अब कोई ऑफिसर बीच में बैठकर शिकायत को दबा नहीं सकता था। और मात्र 2 महीने में इस एक आदमी ने 1100 से ज़्यादा छापे मारे, 274 जगहों पर ताला लगा दिया और लगभग 600 लोगों को गिरफ्तार करवा दिया। और जब एक अकेला आदमी इतना कुछ कर दे तो ये पूरा तंत्र चुपचाप बैठकर नहीं देखता। इसीलिए अब इसे कुर्सी से हटाने की तैयारी शुरू हो चुकी। देखो ये जो तैयारी थी ना, ये एक जगह से नहीं हुई थी, बल्कि 3 अलग अलग जगहों से एक साथ हुई थी। पहला हमला पैसे का था। 24 जून को महाराष्ट्र असेंबली के विधायक जितेंद्र अवहद, उन्होंने खड़े होकर यह आरोप लगाया कि एक इंटरनेशनल ड्रग लॉबी इस ऑफिसर का ट्रांसफर करवाने में लगी हुई है, और इस काम के लिए वो इंटरनेशनल ड्रग लॉबी 250 करोड़ रुपीस, 250 करोड़ रुपए इकट्ठे कर रही है। इन्होंने ये भी कहा कि अगर मंत्री जी इस ऑफिसर को कुर्सी पर बनाए रखने पर अड़े रहे तो मंत्री जी का अपना विभाग भी जा सकता है। अब जरा आप ये सोचिए, एक सरकारी ऑफिसर को हटाने के लिए जो बजट था वो 250 करोड़ रुपए का था, जबकि उस आदमी की अपनी नौकरी, उसकी अपनी तनख्वाह अगर पूरी की पूरी जोड़ भी दी जाए ना, तो इस रकम का छोटा सा हिस्सा भी नहीं बनेगी। और इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि जिस धंधे को बचाने के लिए 250 करोड़ रुपए खर्च हो सकते हैं, वो धंधा हर साल कितना कमाता होगा। फिर दूसरा हमला लॉबी का था। देश की 3 सबसे बड़ी होटल, रेस्टोरेंट और एसोसिएशंस यानी HRAWI, NRAI और AHAR आहार, इन्होंने मिलकर एक चिट्ठी भेजी, वो भी सीधे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस को। और इनके साथ साथ जो चिट्ठी थी ना, ये फसाई को भी गई थी। इनकी पहली मांग इस चिट्ठी के थ्रू ये थी कि देखो लाइसेंस को सस्पेंड मत करो, पहले इम्प्रूवमेंट के लिए नोटिस दो, उनको सुधरने का मौका दो, नहीं मानते हैं तब कोई बड़ा एक्शन लो। फिर इनकी दूसरी मांग ये थी कि किसी दुकान का नाम सार्वजनिक मत करो, उन्हें नेम एंड शेम मत करो। अब इसे ना सीधी सीधी भाषा में समझो कि किसी दुकान में खाने में कॉकरोच मिला, खाने में फफूंद नहीं मिली, खाना एक्सपायर्ड था, एक्सपायर्ड माल मिला, या फिर जिंदा चूहे तक खाने में मिले। और मांग ये है कि देखो दुकान बंद करो, लोगों को मत बताओ कि यहाँ पर इस वाली दुकान में ये सब कुछ मिला है। यानी जिस एक चीज़ से इन्हें सबसे ज़्यादा डर लगता है वो जुर्माना नहीं है, बल्कि वो है कस्टमर्स को पता चल जाएगा। फिर तीसरा हमला अदालत से आया। 3 जुलाई को FDA ने नवी मुंबई के पार्क इन बाय रेडिसन का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया, और वो होटल सीधे बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंच गया। अदालत ने वो पूरा सस्पेंशन रद्द कर दिया, ये कहते हुए कि इस होटल का जो कंप्लायंस स्कोर है ना, वो 95% था। मात्र एक डिश में 2 कीड़े क्या मिल गए, आपने तो पूरा लाइसेंस ही रोक दिया। अब 2 कीड़े पे पूरा लाइसेंस रोक देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ज़्यादा सख्त कदम है। सुनवाई के दौरान जज साहब ने यह भी कहा कि हम इंडिया में रहते हैं, हमें रियलिस्टिक रुख अपनाना पड़ेगा, 2 ही कीड़े तो मिले हैं, क्या दिक्कत हो गई। उधर सरकारी वकील ने अदालत में यही दलील दी कि 1 कीड़ा हो, 10 कीड़े हों, 100 कीड़े हों, फूड सेफ्टी पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। और यही इस पूरे मामले की असली बहस भी है, क्योंकि सवाल ये नहीं है कि 2 कीड़े ज़्यादा हैं या 2 कीड़े कम, बल्कि सवाल ये है कि लाइन कहाँ खींची जाए।
जिस दिन ये तय हो गया कि इंडिया में 2 कीड़े चल जाते हैं, उसी दिन कल को कोई ये खड़ा होकर कहेगा कि 2 चल सकते हैं तो 4 भी चल सकते हैं भाई साहब, 4 भी चलने दो। पर इस बार एक चीज ऐसी हुई जो पहले कभी नहीं हुई थी, क्योंकि इस बार जनता और विधायक दोनों इस ऑफिसर के पीछे खड़े हो गए। असेंबली में अलग अलग पार्टियों के विधायक यानी सुधीर मुंगांतीवर, नाना पटोले, रईस शेख और प्रशांत बाम सब के सब एक सुर में बोले कि इस ऑफिसर का साथ दीजिए और इसे और ताकत दीजिए। एक शिवसेना के विधायक ने तो सीधे सीधे मांग ये रख दी कि इनका ट्रांसफर उनके रिटायर होने तक मत करो। पुणे की अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, उन्होंने ट्रांसफर की सिर्फ अफवाह पर सिग्नेचर कैंपेन शुरू कर दिया और मंगलवेदा में तो लोगों ने इनकी तस्वीर पर दूध चढ़ाना शुरू कर दिया और सड़क पर उतरकर मांग ये की कि कम से कम 3 साल तक इसी कुर्सी पर इनको बने रहने दिया जाए। फिर आखिर में एफडीए मंत्री नरहरि झिरवाल, उनको सदन में खड़े होकर यह भरोसा दिलाना पड़ा कि मुंडे का कोई ट्रांसफर नहीं होगा। यानी 250 करोड़ के सामने जो चीज खड़ी हुई वो कोई कानून नहीं था, बल्कि वो सिर्फ जनता का दबाव था। और यहीं से इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक छुपा हुआ था। महाराष्ट्र में आज भी सिर्फ 350 फूड इंस्पेक्टर हैं और 60 ड्रग ऑफिसर्स हैं, जबकि मुंडे खुद अपने हिसाब से बताते हैं कि इस विभाग में लगभग 2100 ऑफिसर्स की जरूरत है। यानी जिस विभाग पर 12 करोड़ लोगों के खाने की जिम्मेदारी है, वो अपनी जरूरत के छठे हिस्से से भी कम लोगों के भरोसे चल रहा है। और उसी अधूरे विभाग ने मात्र 2 महीने में वो सब कर दिखाया जो आप सोच भी नहीं सकते थे। मतलब स्टाफ की कमी कभी असली प्रॉब्लम थी ही नहीं, बल्कि असली प्रॉब्लम ये थी कि उस कुर्सी पर बैठा आदमी सवाल पूछता है या नहीं पूछता है। अब आप खुद सोचिए, जिस जगह पर मुंडे नहीं हैं उस जगह पर खाने का क्या हाल होगा। क्योंकि इस देश में आपके खाने की सुरक्षा किसी कानून पर नहीं टिकी हुई है, बल्कि वो इस बात पर टिकी हुई है, वो भी पूरी तरीके से इसी बात पर टिकी हुई है कि उस कुर्सी पर बैठा कौन है, क्या वो आदमी डरने वाला है या नहीं। तो अब आप खुद सोचिए, अगर इस आदमी को पूरा स्टाफ दे दिया जाए, इसकी लैब्स भर दी जाए और इसे 3 साल इसी एक कुर्सी पर रहने दिया जाए, तो कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। और देखो, अगर इतना भी नहीं कर सकते हो ना, तो कम से कम इतना तो कर ही दो कि इसके रास्ते से हट जाओ, बाकी का काम ये खुद कर लेगा। बाकी आपको क्या लगता है, क्या मुंडे जैसे ऑफिसर्स को खुली छूट मिलनी चाहिए कि वो बिना नोटिस के किसी की भी दुकान बंद कर सके, या फिर अदालत सही कह रही है कि थोड़ा रियलिस्टिक होना पड़ेगा? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और एक ज़रूरी बात यह है कि हमने एक नया चैनल शुरू किया है जिसका नाम है अनुज भारद्वाज, और इस चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर्स हमारे पूरे हो चुके हैं। उस चैनल पर हम वो कंटेंट ला रहे हैं जो YouTube पर आपने कहीं देखा ही नहीं होगा। तो भाई साहब, इस चैनल को आप बिल्कुल मिस मत कीजिए, अभी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे पिन कमेंट में आपको इस चैनल का लिंक मिल जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।